Hello everyone, we help in enhancing knowledge for all the masses here only in Mandal classes. So in previous video we have discussed about the some symbols for electrical appliances like cells, battery, resistance, rheostats, ampere, voltmeter, and we have discussed two important questions. Why ammeter is connected in series while voltmeter is connected in parallel. Okay, so today's topic is Ohm's law. Ohm's law. So बेसिकली ओम्स लॉ को हम लोग प्रैक्टिकल वे में समझते हैं कि ओम्स लॉ क्या है। पहले मैं इसके डेफिनेशन को लिख देता हूँ। According to Ohm's law, at constant temperature, the current flowing in the conductor is directly proportional to the potential difference potential difference between them. So Ohm's law के according, at constant temperature the current flowing in the conductor is directly proportional to the potential difference between them. तो ओम्स लॉ में हम लोग को पता चलता है कि जो करंट कोई भी कंडक्टर में मूव कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। इससे पहले हम लोगों को वो करंट और पोटेंशियल का कोई भी रिलेशन मालूम नहीं था। ओम्स लॉ के बाद हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, रेजिस्टेंस ये सब का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और ओम्स लॉ में एक हम लोग को रिलेशन मिला, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको बेसिकली मैथमेटिकल वे में लिख लेते हैं। मैथमेटिकली I is directly proportional to V. Okay, so we can write it as V is directly proportional to I. और हम लोग पढ़ते आ रहे हैं 8 9 से कि कोई भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो उसमें कांस्टेंट आता है और उस कांस्टेंट का एक फिक्स्ड वैल्यू होता है। ओके, तो यहाँ पर कांस्टेंट R है, V इज इक्वल टू आर आई, वेयर R is called proportionality constant known as resistance. तो ये ओम्स लॉ है, इसको हम नोट कर लें आप। According to Ohm's law, at constant temperature, the current flowing in the conductor is directly proportional to the potential difference between them. Okay? तो कोई भी कंडक्टर में जितना करंट फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर कोई कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा 5 एम्पियर का और पोटेंशियल उसमें 10 वोल्ट है, तो अगर हम उसके करंट को डबल कर दें तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी डबल हो जाएगा।
और अगर उसके पोटेंशियल डिफरेंस को आधा कर दे तो उसमें करंट भी आधा हो जाएगा। मीन्स कि ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर करंट को कम करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा करेंगे या कम करेंगे तो करंट कम होगा। ओके, तो सॉरी, ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा होगा इंक्रीज। सपोज कीजिए कि कोई क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है और करंट 5 एम्पियर है। ओके, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस कुछ टाइम के बाद 20 हो जाता है, 20 वोल्ट हो जाता है, तो करंट क्या होगा? तो करंट ऑब्वियसली है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस डबल हुआ है तो करंट भी डबल हो जाएगा। ओके, अब हम लोग इसको एक ग्राफ के तौर पर समझेंगे। एनसीईआरटी में एक ग्राफ दिया हुआ है, एग्जैक्ट फिक्स्ड वैल्यू तो याद नहीं है, लेकिन हम लोग कुछ वैल्यू लेकर उसको डेराइव करेंगे और ग्राफ से समझेंगे कि ओम्स लॉ कैसे इम्पोर्टेंट है, वो कैसे एक रिलेशन दे रहा है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। ओके, सो लेट्स मूव। ओम्स लॉ, इस ग्राफ, आप फर्स्ट टाइम ग्राफ पढ़ रहे होंगे, ठीक है, इसको देखें ध्यान से। ग्राफ, सपोज कीजिए ये रहा अपना ग्राफ, ठीक है, ये रहा आई करंट, ये रहा पोटेंशियल डिफरेंस। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ओके, तो इसमें हम लोग कुछ क्वांटिटीज को प्लॉट कर देते हैं। सपोज कीजिए 5, 10, 15, 20, 25, यहाँ भी रेंज है 5, 10, 15, 20, 25। अब वैल्यू अलग अलग ले सकते हैं। ओके, तो इसका जो ग्राफ होगा बेसिकली ये स्ट्रेट लाइन जाएगा, ठीक है। अब कॉपी में स्केलिंग करके बनाए, ये बोर्ड है इसीलिए थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो ये वी आई ग्राफ है, इसको क्या बोलते हैं? वी आई ग्राफ, वी आई ग्राफ, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है हम लोग को कि करंट और पोटेंशियल का जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, ठीक है। अब इसको एक्सटेंड करें या वैल्यू को अलग अलग ले, फिर भी इसका जो लाइन होगा हमेशा स्ट्रेट होगा। ओके, तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। द एबव ग्राफ, the above graph shows a straight line making, ठीक है, ये थीटा रहा, ठीक है, ये थीटा है, ठीक है, मेकिंग एंगल थीटा, मेकिंग एंगल थीटा with the positive direction of x-axis through the origin which obey Ohm's law। सो ये ग्राफ हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ठीक है। इसको आप ओ ए या कुछ नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफ क्या कर रहा है? एक स्ट्रेट लाइन को शो कर रहा है जो एंगल थीटा बना रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसके पॉजिटिव डायरेक्शन में है। ये इसको ओरिजिन पॉइंट बोला जाता है, ठीक है। ओरिजिन से मैं एंगल थीटा बना रहा है
जो कि ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ रहा। अब इसका छोटा सा बॉक्स बनाकर ऐसे लिख लें जो हम लोग शो किए हैं ग्राफ में। ठीक है, ये रहा आई, ये रहा बी। 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25, ठीक है। इसी को हम लोग यहाँ पर प्लॉट किया है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये, ओके। इसी को हम लोगों ने यहाँ पर प्लॉट किया है वी ग्राफ के थ्रू, और हम लोग क्या मिला, एक स्ट्रेट लाइन मिला, जो कि ये स्ट्रेट लाइन हम लोग को बताता है, ये प्रैक्टिकली किया हुआ है, जो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ उसका वैल्यू वो प्रैक्टिकली किया गया है, और उस वैल्यू को जब ग्राफ में शो किया गया तो वो एक स्ट्रेट लाइन देता है, जो कि बताता है कि ये दोनों एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली रिलेशंस में आते हैं कि अगर एक को बढ़ाया जाए तो दूसरा भी बढ़ेगा, और दूसरा को अगर घटाया जाए तो पहले वाला भी घटेगा, ठीक है। तो ये रहा ओम्स लॉ। अब हम लोग इससे कुछ नोट लिखेंगे, ठीक है। ये दैवव ग्राफ, इसके बारे में आप लोग लिख लें नोट्स कॉपी में, ठीक है। नेक्स्ट, इसी के जस्ट बिलो में लिखेंगे नोट करके कुछ। आप लोग स्लोप समझते होंगे। स्लोप हम लोग जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ग्राफ में स्लोप कैसे निकलता है, और बेसिकली 8-9 क्लास में स्लोप से हम लोग एरिया भी निकालते थे, ठीक है। स्लोप वर्ड का यूज आ रहा है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। नोट करके लिखें। पहला, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ shows the value of resistance, ओके। इसका जो स्लोप होता है वो किसके वैल्यू को बताता है, रेजिस्टेंस, ठीक है। स्लोप इज रिप्रेजेंटेड बाय एम, लेटर एम से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एम इज इक्वल टू टेन थीटा, ओके। हम लोग ग्राफ पढ़ चुके हैं, ग्राफ से ये सब रिलेशन आ रहा है, ठीक है। तो ये नोट करके लिख लें, ठीक है। एम इज इक्वल टू टेन थीटा, स्लोप इज रिप्रेजेंटेड बाय एम, एंड स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ शोज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। ये नोट रहा ओम्स लॉ का, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस। ग्राफ के थ्रू हम लोग कैसे रेजिस्टेंस को वैल्यू को पता करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस थ्रू ग्राफ। बहुत बच्चों का डाउट रहता है कि हम लोग V को हमेशा नीचे क्यों लेते हैं, I को ऊपर क्यों लेते हैं। ग्राफ तो हम लोग I को भी एक्स एक्सिस में लेके बना सकते हैं, तो उसी से कुछ रिलेशन है कि जब एक्स एक्सिस में V को रखेंगे, एक्स एक्सिस में I रखेंगे, तो उसका स्लोप उससे कैसे इंटरडिपेंडेंस होगा, ठीक है। तो ये रहा ग्राफ, छोटा सा ग्राफ बनाना, ठीक है। हम थोड़ा बड़ा ही बनाते हैं, ठीक है। अब सपोज कीजिए ये रहा V, ये रहा I, ठीक है। कुछ वैल्यू ले लीजिए, सपोज कि ये तो हमेशा स्ट्रेट लाइन जाएगा, ठीक है। तो इसको ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, कुछ वैल्यू ले जाओ, 5 10 15 20 25 30, 5 10 15 20 20
25 30, ठीक है। तो ये रहा। अब इसका रिलेशन क्या है, यहाँ थीटा है, ठीक है। अब ये इसको मेनली हम मान लेते हैं, इसका कुछ नेमिंग कर देते हैं ओ ए बी, ठीक है। तो हमको स्लोप का रिलेशन निकालना है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। स्लोप ऑफ ओ ए, ठीक है। ओ ए का स्लोप निकाल दो, ठीक है। स्लोप ऑफ ओ ए इज इक्वल टू एम, ठीक है। एम सी डी नोट करते हैं, और एम इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू एम। तो बेसिकली अब 10th में पढ़ चुके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है 10, जो कि परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, ठीक है। तो यहाँ परपेंडिकुलर ए बी है और बेस ओ बी है, तो इसको लिख सकते हैं ए बी बाई ओ बी इज इक्वल टू एम, ठीक है। तो ए बी यहाँ पर क्या है, आई है, ठीक है। देख सकते हैं ए बी किसको डिनोट कर रहा है, आई को, ठीक है। और ओ बी किसको डिनोट कर रहा है, वी को, ठीक है। वी इज इक्वल टू एम। तो आई बाय वी, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई आर इज इक्वल टू एम, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ बगल में लिख दें फ्रॉम वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो इससे क्या रिलेशन निकला है, एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर लिख सकता है whenever potential difference is in x-axis while current in y-axis, ओके। इसको लिखने के बाद इसको लिख लें, ठीक है। जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस v को x एक्सिस में रखते हैं और i को y एक्सिस में रखते हैं, तो हम लोग का रिलेशन ये आता है, ठीक है। स्लोप जो है रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये रहा, ठीक है। इसको उतार लें। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जब इसको रिवर्स कर देंगे, जैसा कि बोले कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा सवाल रहता है कि मतलब आई को हम एक्स एक्सिस में क्यों नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है आप किसको ले रहे हैं। बस इसके रिलेशंस को याद रखें कि स्लोप जो है रेजिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में रखते हैं और करंट को वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में रखते हैं, ठीक है। ये केस 1 था, ठीक है। ये केस 1 था, ठीक है। अब केस 2 हम लोग लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। अब ये केस 2 बन गया, ठीक है। ये केस 2, तो यहाँ लिखेंगे whenever potential difference is in y axis and current in x axis, ओके। तो ये रहा ग्राफ, ठीक है। ये रहा आई अब एक्स एक्सिस में है और ये भी वाई एक्सिस में, ठीक है। तो इसका भी स्ट्रेट लाइन जाएगा, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है मैंने, ठीक है। सपोज कीजिए वही कंडीशन है सेम ओ ए बी, ठीक है। तो इसमें भी हमको स्लोप निकालना है, स्लोप ओ ए निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 10 स्लोप ऑफ ओ ए इज इक्वल टू एम, तो 10 थीटा इक्वल टू एम, इतना तक क्लियर है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ए बी बाई ओ बी इज इक्वल टू एम। अब ए बी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ए बी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। उस समय क्या था, करंट था, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बाय
करंट, ठीक है, वो भी क्या है, करंट है, इज इक्वल टू एम। तो आर इज इक्वल टू एम, तो यहाँ से बोल सकते हैं एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ये रहा दोनों रिलेशन, ठीक है। जब पोटेंशियल डिफरेंस एक्स एक्सिस में रहता है तो स्लोप जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है रेजिस्टेंस से, और जब पोटेंशियल डिफरेंस वाई एक्सिस में रहता है तो स्लोप जो है हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस से, ठीक है। तो ये दोनों केस था। अब बहुत अच्छे से डिस्कस हुआ है ओम्स लॉ। अब ग्राफ इसका जरूर याद रखिए, सीबीएसई के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसके बेस्ट न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करेंगे। और मैं बता दूं कि न्यूमेरिकल्स का एक सीरीज होगा जिसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। इसको डिस्कस करने के बाद हम उसको अगला वीडियो में करेंगे, ठीक है। उसमें सिर्फ क्वेश्चन होगा, आप उस क्वेश्चन को डेली प्रैक्टिस करें। आप जैसे एक बार मैंने बता दिया, ठीक है, उस क्वेश्चन को आप 2-4 दिन के बाद फिर से रिपीट करें, उसको रिवीजन करें, ठीक है। उस टाइप का क्वेश्चन जो है सीबीएसई मैन्युफैक्चर्स करते हैं, ठीक है, उसको बनाते हैं। और जब हम लोग 10th में थे, मैं 10th में था, उस समय हमारे फिजिक्स टीचर जो हैं मुकेश सर, उन्होंने बताया था कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, और उसी को आज हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब सब कोई उनसे पढ़ नहीं सकता है, इसलिए हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। वो तो बहुत बहुत ही अच्छे टीचर हैं, बहुत नॉलेज है, उन्होंने एमएससी भी किया हुआ है, ठीक है। और ये रहा, ठीक है। तो हम लोग टॉपिक में बात करते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन हो गया रेजिस्टेंस का थ्रू ग्राफ के थ्रू, ठीक है। अब कोई भी क्वेश्चन हम लोग 1-2 क्वेश्चन करके देखते हैं, इससे बेस्ट क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, ठीक है। इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। ये है θ1, ये है θ2, ये है θ3 और ये है θ4। समझ में आ रहा है? थीटा मतलब ओरिजिन से एक्स एक्सिस का एंगल, ठीक है। अब अगर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये आई है, ठीक है, बेसिकली ये आई है, ये वी है, ठीक है। तो आप बताइए इसमें सबसे ज़्यादा मैं नाम मेंशन कर देता हूँ, ए बी सी डी, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा? तो यहाँ पर तो वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग ओम्स लॉ से कैसे इसको डिराइव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो अभी ग्राफ से हम लोग रिलेशन निकाले थे उसका यूज करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ वी कहाँ है, वाई एक्सिस पे है, ठीक है, वाई एक्सिस पे है। तो हम लोग रिलेशन पढ़ चुके हैं, जब वी वाई एक्सिस में रहता है, ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े थे, एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, ठीक है। तो मतलब जिसका स्लोप जितना बड़ा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मतलब अगर हमको रेजिस्टेंस चाहिए, अरेंज करना है हमको, ठीक है, अरेंज करना है, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, जिसका सबसे छोटा स्लोप है, मतलब ओडी θ1 क्या है, θ1 सबसे छोटा है। तो जिसका स्लोप छोटा है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो हम बोल सकते हैं θ1 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ3 इज ग्रेटर देन θ4। ये रहा, ठीक है, समझ में आ गया। सॉरी, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, थीटा लिखना सही नहीं होगा, आप रेजिस्टेंस के टर्म में लिखें, ठीक है। R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3 इज ग्रेटर देन R4, ठीक है। और सपोज कीजिए अगर यही ट्रांसवर्स क्वेश्चन रहता, इसके जस्ट ऑपोजिट रहता, जब यहाँ पर आई रहता और यहाँ पर बी रहता, सपोज कीजिए दूसरा क्वेश्चन रहता ऐसा, ये तो पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन रहता, तो क्या इसका जस्ट उल्टा हो जाता, क्योंकि हम लोग इसमें क्या पढ़े, एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, जितना बड़ा स्लोप होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, R4 इज ग्रेटर देन R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1। तो समझ में आया कि ग्राफ के रिलेशन का कहाँ यूज है, ठीक है। आप डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
और इस तरह का आप अगर क्वेश्चन बोर्ड्स में आता है तो आप पहले रिलेशन लिख दें, एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर वेन एवर देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस इन वाई एक्सिस। ओके, इतना लिख के आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई मार्क्स नहीं कट ऑफ होगा। ठीक है, तो ये रहा ओम्स लॉ। बहुत बेहतरीन ढंग से समझे हम लोग ओम्स लॉ क्या होता है, और ओम्स लॉ का ग्राफ, ओम्स लॉ का ग्राफ से कुछ डेरिवेशन निकाले हम लोग कि उसका स्लोप से जो रेजिस्टेंस निकलता है वो किस पर डिपेंड होता है, स्लोप से कैसा इंटरडिपेंडेंस है उसका, कैसे पोटेंशियल और करंट का पोजीशन चेंज करने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में चेंज करने से कैसे उसके स्लोप और रेजिस्टेंस का रिलेशन बदलता है, और उससे बेस्ड हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल्स किया। ठीक है, और अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन सीरीज लाएंगे। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ें, रिवीजन करें, बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच।